तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिलियन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों सांद्रता के पद, जिसमें फर्स्ट सांद्रता का पद है बच्चों मोलरता, है ना। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, और प्लीज वीडियो देखने से पहले ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सांद्रता का पद मोलरता। मोलरता मोलरता क्या होता है बच्चों? मोलरता, आप क्या करिए, 1 लीटर विलियन तैयार करिए। वो विलियन बच्चों चाहे वो चीनी और वाटर का हो, चाहे वो ग्लूकोज और जल का हो, ठीक है, जिसका भी आप विलियन तैयार करना चाहते हैं। लेकिन विलियन का आयतन कितना होना चाहिए बच्चों? 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में आप क्या चेक करेंगे? विलेय के मोल, है ना। तो क्या डिफिनीशन बना बच्चों? विलियन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। उसमें आप क्या निकाल रहे हैं? विलेय के मोल। और बच्चों जितना मोल उतना मोलरता। 1 मोल तो 1 मोलरता, 2 मोल तो 2 मोलरता। जितना मोल विलेय का आएगा वही मोलरता कहलाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल मोलरता कहलाती है। ठीक है, कितना? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के जितने भी मोल होंगे बच्चों वही मोलरता कहलाएगा। ठीक, तो मोलरता को अपन लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखिएगा क्या होगा, मोलरता का सूत्र क्या होगा? कैपिटल एम बराबर क्या होगा? विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। ये बच्चों जो आयतन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, लीटर में। देखिएगा, अगर आपने विलयन का आयतन कितना कर दिया? 1 लीटर, क्योंकि ये लीटर में ही रहेगा। तो अगर आपने विलयन का आयतन 1 लीटर कर दिया तो जितना मोल वही मोलरता, है ना। तो इसलिए कहा जाता है 1 लीटर विलयन में, अब 1 लीटर विलयन आपने नीचे 1 कर दिया है, तो जो विलेय का मोल होगा वही मोलरता कहलाएगा। क्लियर है? आपको मोल को पता है बच्चों, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और मोल क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। ठीक है, अगर अणु है तो अणुभार, परमाणु है तो परमाणु भार, है ना। तो जो भी है, तो विलेय का मोल स्मॉल एन से और आयतन को कैपिटल वी से, किसमें होना चाहिए? लीटर में। स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटे अणुभार गुणे आयतन तो नीचे पड़ा ही है, 1/v, किसमें? लीटर में। बच्चों ये जो मोल है, आपने द्रव्यमान बटे अणुभार लिखा मोल को, लेकिन ये जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा? विलेय का। क्यों? क्योंकि ये विलेय का मोल था। ठीक है, तो आप लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1/विलयन का आयतन। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर बच्चों आयतन प्रश्न में कभी मिलीलीटर में दिया हो तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? 1000। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें बच्चों? मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये बना मोलरता का सूत्र। मोलरता का सूत्र, मोलरता इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, या N/V, या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे
1 बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन अगर प्रश्न में मिलीलीटर में दिया बच्चों तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन। तो अब सोचिए जेई 2021 में प्रश्न ये आया बच्चों, विलेय का द्रव्यमान दिया था, अनुभार भी दिया था, विलयन का आयतन दिया था और मोलरता पूछा था। पूरे विलयन चैप्टर का सबसे सिंपल सा प्रश्न इस बार जेई 2021 में आया था। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोल का तो मोल ही होता है लेकिन आयतन का लीटर होगा, तो मोल प्रति लीटर होगा मोलरता का मात्रक। ओके, तो ये था बच्चों मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोल मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन इक्वल टू एन बटे वी इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार गुणे 1 बटे आयतन विलयन का इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन। ओके, इसका जो मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला पद है बच्चों, अगला पद है, ये सारे सूत्र याद करते चलिएगा क्योंकि अगले वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो प्रश्न होंगे बच्चों इन्हीं सब फॉर्मूलों पर बेस्ड होंगे। ठीक, तो चलिए अगला जो पद है बच्चों वो नॉर्मलता है। तो इस क्या होगा, यहां पर भी नॉर्मलता में भी बच्चों विलयन 1 लीटर होना चाहिए। कितना, 1 लीटर, यहां पर भी 1 लीटर। तो सर मोलरता में मोल चेक कर रहे थे विलेय के, हाँ, तो सर नॉर्मलता में क्या निकालेंगे, नॉर्मलता में बच्चों विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालेंगे। सर मोल तो सरल होता है, ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, अभी आपको समझ में आ जाएगा ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो नॉर्मलता में भी आयतन विलयन का कितना होना चाहिए, 1 लीटर। आप उसमें लेकिन निकालेंगे क्या, विलेय का क्या, ग्राम तुल्यांक। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता कहलाती है। ओके, नॉर्मलता कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल एन से। देखिएगा नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा बच्चों, नॉर्मलता इक्वल टू होगा विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे क्या होगा, विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। देखिएगा बच्चों ये जो आयतन होता है ये आयतन किसमें होगा, लीटर में। अब अगर आप लोग विलयन का आयतन 1 लीटर कर देते हैं, कितना, 1 लीटर अगर आप लोग विलयन का आयतन करेंगे तो जो विलेय का ग्राम तुल्यांक होगा वही तो नॉर्मलता के बराबर आएगा। 1 रहेगा तो नीचे 1 रहेगा। अब अगर विलेय का ग्राम तुल्यांक 5 है तो नॉर्मलता कितना, 5। 10 है तो नॉर्मलता कितना, 10 रहेगा। क्लियर है। ये देखिएगा बच्चों ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक जो होता है बच्चों वो होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। अगर द्रव्यमान बटे आप लोग अनुभार लेते हैं तो वो तो मोल होता है, लेकिन अगर आपने द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार ले लिया बच्चों तो उसे ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है बच्चों, W बटे E। तुल्यांकी भार को अपन लोग E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से। W द्रव्यमान है बच्चों, वहां पे द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित किया था, यहां पे द्रव्यमान को W से प्रदर्शित कर रहा हूं। अब ये मत कहिएगा सर वहां वाला द्रव्यमान अलग है यहाँ वाला कुछ अलग है क्या, नहीं बच्चों वही है, सिर्फ प्रदर्शित करने का तरीका अलग कर दिया हूं। तो यहां भी द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। E क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। तो W बटे E क्या हो गया, विलेय का
विलेय का ग्राम तुल्यांक। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक को कैसे लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और नीचे आयतन तो पड़ा ही है, गुणे 1 बटे आयतन किसका बच्चों? विलयन का। किसमें? लीटर में। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अगर आपने विलयन का आयतन मिलीलीटर में कर दिया तो क्या होगा सूत्र? W बटे E गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन, इस बार किसमें हो जाएगा बच्चों? मिलीलीटर में, ml में हो जाएगा। ठीक, बच्चा बोला सर प्रश्न में कैसे क्या दिया जाएगा? तो प्रश्न में आपको द्रव्यमान दिया जाएगा विलेय का, आयतन भी आपको दिया जाएगा, विलेय का द्रव्यमान दिया जाएगा, विलयन का आयतन दिया जाएगा, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं दिया जाएगा बच्चों। तो सर हमको तो तुल्यांकी भार आता ही नहीं है निकालने। कोई दिक्कत नहीं, नवीन सर है ना आपके लिए। तो चलिए बच्चों, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार की गणना करना, तुल्यांकी भार की गणना करना, तुल्यांकी भार की गणना करना। बच्चों तुल्यांकी भार कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना होता है, चाहे वो बच्चों परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो बच्चों लवण हो, चाहे वो अम्ल हो, चाहे वो क्षार हो, जिसका भी आपको तुल्यांकी भार निकालना होता है, क्या करेंगे? उसका अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार, है ना, तो उसका अणु भार बटे संयोजकता कारक। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होगा? अणु भार। ये क्या है? MW, अणु भार। अब परमाणु रहेगा तो परमाणु भार ले लेना यार, अपॉन संयोजकता कारक, जिसे अपन लोग बच्चों बोलते हैं एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो ये होता है तुल्यांकी भार निकालने का तरीका। तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है, जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना है बच्चों, उसका अणुभार बटे संयोजकता कारक। अब देखिएगा सर, अणुभार तो निकालना आता है हमको, अणुभार तो हम लोग निकाल लेंगे सर, लेकिन संयोजकता कारक कैसा होता, क्या होता सर? तो बच्चों अम्ल के अंदर जितने H+ आयन निकलते हैं वो अम्ल का संयोजकता कारक होगा, क्षार के अंदर जितना OH- आयन निकलेगा वो क्षार का संयोजकता कारक, लवण के अंदर धनायनों के ऊपर आवेश देख लो या तो ऋणायनों के ऊपर आवेश देख लो, दोनों में से किसी एक पर आवेश देख लो, वो लवण का संयोजकता कारक हो गया। कोई आयन है तो आयन के ऊपर जितना आवेश है वही उसका संयोजकता कारक हो गया। कोई तत्व है तो उस तत्व का जो संयोजकता होगा वही उसका संयोजकता कारक हो जाएगा। तो इजिली आप लोग निकाल सकते कि नहीं? अणुभार तो आप लोग को निकालना आता ही है, वो 9th क्लास में निकालना सिखा दिया जाता है। संयोजकता कारक कैसे? बहुत सिंपल सा हो गया ना यार। तो संयोजकता कारक अगर वो अम्ल है, अगर वो क्षार है, अगर वो लवण है, अगर वो आयन है और अगर वो तत्व है। अम्ल में संयोजकता कारक इक्वल टू क्या होगा बच्चों? संयोजकता कारक इक्वल टू क्या होगा? विस्थापित H+ आयनों की संख्या। विस्थापित H+ आयनों की संख्या, कितना H+ आयन निकलेंगे। जैसे बच्चों HCl की संयोजकता कारक कितना? 1, HNO3 की कितना? 1। ओके, इसके बाद बच्चों आप लोग ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, 2 H+ निकलेगा। ठीक, एक अम्ल ऐसा होता है जो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, जैसे S3PO4, S3PO3, S3PO2 बच्चों। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसमें अगर बोला जाए कि संयोजकता कारक कितना होगा तो बच्चों इसका संयोजकता कारक होता है 3 H+ निकलेगा। इसमें भी 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही होगा क्या? नहीं बच्चों, 2 निकलता है।
इसमें 3 है तो क्या तीनों निकलेगा क्या? नहीं बच्चों, जरूरी नहीं कि जितना हाइड्रोजन होता है हमेशा उतना निकलता ही है, नहीं बच्चों। जब हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन सब से जुड़ता तभी हाइड्रोजन निकलता, नहीं तो निकलता उकलता नहीं है। तो बच्चों इसमें तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, जबकि एक हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा होता है। H3PO2 में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े होते हैं, मतलब 2 पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें एक भी पीएच बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी जो संयुक्ता कारक होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी। ठीक है, ये था थोड़ा अच्छा, इसमें आप लोग को याद रखना रहेगा। एक और होता बच्चों बोरिक अम्ल, आपने नाम सुना होगा बोरिक अम्ल, H3BO3, बोरिक अम्ल बच्चों, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल में आपको देखने को मिल रहा है, ये बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल, इसमें आपको देखने को मिल रहा है 3 H+ आयन है, लेकिन बच्चों तीनों निकलते नहीं है। और मैं बात करूं एक भी नहीं निकलता यार, इसमें तो बोरिक अम्ल में एक भी H+ आयन नहीं निकलता है। जब इसको पानी में मिलाएंगे ना तो एक भी H+ आयन नहीं देता है, तब क्या करता है, पानी को OH छीन लेता है। इस असुरा क्या करता है, पानी से जाकर के OH छीन लाता है और कुछ करता उरता नहीं है। अपना H+ आयन नहीं दिया, पानी में मिलाएं, क्या कह रहा है, पानी कहां हो तुम? तो पानी बोला जी सर बताइए। कह रहा है मैं तो आया था H+ आयन देने, लेकिन मन नहीं कर रहा है, क्या मैं तुम्हारा H+ आयन ले लूं? तो पानी बोला नहीं नहीं। तो ये जबरदस्ती उसका H+ के एक OH आयन को छीन लेता है। तो जब पानी का OH छीन लिया तो दिया क्या बच्चों, H+ आयन। किसका था, वो पानी का था। कितना मिला, एक H+ आयन। तो बच्चों बोरिक एसिड में अगर संयुक्ता कारक पूछा जाए, संयुक्ता कारक पूछा जाए, संयुक्ता कारक पूछा जाए तो आप बताएंगे सर 1 होगा। तो चलिए बच्चों अपन लोग देखते हैं क्षार के अंदर संयुक्ता कारक कैसे निकालते हैं, है ना। क्षार के अंदर जो संयुक्ता कारक निकालने का तरीका होता है बच्चों, वो होता है कि कितने OH- उस क्षार के अंदर से विस्थापित हो सकते हैं। अगर किसी क्षार से एक OH- विस्थापित होगा तो उसकी संयुक्ता कारक 1 होगा। अगर 2 OH- विस्थापित हुआ तो संयुक्ता कारक 2 होगा। लाइक जैसे बच्चों NaOH आपको पता है, NaOH के अंदर एक OH विस्थापित होगा, इसलिए इसकी संयुक्ता कारक कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 OH उपस्थित है और दोनों OH विस्थापित होते हैं, तो इसकी संयुक्ता कारक कितना होगा, 2 होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों 3 OH प्रेजेंट है, तो इसकी संयुक्ता कारक 3। ठीक है, उसी तरीके से बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइज, बच्चों BOH का होल थ्राइज क्षार नहीं है, OH तो है बट ये क्षार नहीं है, ये अम्ल है। और मैं बात करूं अम्ल के अंदर अपन लोग संयुक्ता कारक OH- आयन देख के नहीं करते, बल्कि H+ आयनों की संख्या देख के करते हैं। और आपको पता है बोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसके अंदर पानी में मिलाने पर ये खुद H+ आयन नहीं देता है, बल्कि पानी से OH छीन लेता है और पानी का H+ आयन निकाल देता है ना। तो बोरिक एसिड का जो संयुक्ता कारक होगा वो 3 नहीं होगा, OH या H+ देख के मत करना, वो बच्चों हमेशा याद रखिएगा सिर्फ 1 ही होता संयुक्ता कारक। तो बोरिक एसिड का संयुक्ता कारक कितना होगा, 1 होगा, और वो भी क्षार के अंदर अपन लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि अम्ल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो क्षार के अंदर जो संयुक्ता कारक होगा बच्चों वो क्या होगा, संयुक्ता कारक इक्वल टू विस्थापित OH- आयनों की संख्या। क्लियर है बच्चों। ठीक है, लवण के अंदर बात करें तो लवण के अंदर जो संयुक्ता कारक होता है ना, वो होता है या तो आप धनायनों के ऊपर आवेश देख लीजिए या तो आप ऋणायनों के ऊपर आवेश देख लीजिए। तो संयुक्ता कारक इक्वल टू धनायनों या ऋणायनों पर आवेश,
या तो आप धन आयनों पे आवेश देख लीजिए या तो आप ऋण आयनों पर आवेश देख लीजिए। जैसे बच्चों 2-3 लवण मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, NaCl, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस एंड एक है फिटकरी K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2O। ठीक बच्चों, आपको पता है NaCl में सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम के ऊपर कितना आवेश होता है? 1, और क्लोरीन पे भी कितना आवेश? 1। तो संयुक्ता कारक कितना होगा? 1 होगा। या तो आप सोडियम के ऊपर चेक कर लीजिए या तो आप क्लोरीन के ऊपर। तो यहां पे संयुक्ता कारक कितना होगा? 1। मैग्नीशियम के ऊपर 2 आवेश होता है तो संयुक्ता कारक कितना होगा? 2। या तो आप क्लोरीन से देख लीजिए, 1 क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन पे -2, तो आवेश टोटल 2 हुआ, है ना। या तो आप क्लोरीन से देखिए या तो आप मैग्नीशियम से देखिए, तो संयुक्ता कारक MgCl2 में कितना होगा बच्चों? 2 होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें बात किया जाए एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर +6 आवेश होगा। या तो आप एल्यूमिनियम से देखिए या तो सल्फेट से, 1 सल्फेट पे -2 आवेश, तो 3 सल्फेट पे 6 आवेश, है ना। तो इसका संयुक्ता कारक कितना होगा बच्चों? 6 होगा। चलिए फिटकरी में देख लेते हैं। फिटकरी में बच्चों पोटेशियम है और एल्यूमिनियम है धन आयन। पानी का H+ आयन मत देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि पानी का वियोजन बहुत ही कम होता है। तो पोटेशियम पे 1 आवेश, 2 पोटेशियम पे 2, एल्यूमिनियम पे 3, तो 2 एल्यूमिनियम पे 6, 6 2 8। या तो आप धनायन से देख लिए। ऋणायन से बात करें, 1 सल्फेट पे -2, तो कितने सल्फेट है? 3 और 1 4, टोटल कितने हो गए बच्चों? 8। तो आप धनायन से देखें तब भी 8 आया और आपने ऋणायनों से देखा तब भी 8 आया। टोटल यहां पे संयुक्ता कारक कितना होगा बच्चों? 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए आपको कोई आयन दिया है तो उसमें संयुक्ता कारक कैसे निकालेंगे? तो बच्चों आयनों में अगर कभी भी संयुक्ता कारक निकालना है तो उस आयन के ऊपर आवेश देख लीजिए। मतलब आयनों में जो संयुक्ता कारक होता है बच्चों, जो संयुक्ता कारक होता है वो होता है आयनों पर उपस्थित आवेश। उस आयन पर कितना आवेश उपस्थित है। जैसे बच्चों बहुत सारे आयन्स, कार्बोनेट ले लीजिए, फॉस्फेट ले लीजिए, है ना, सल्फेट ले लीजिए, Mg+2 ले लीजिए, Al+3 ले लीजिए। तो इनके ऊपर अगर आपको संयुक्ता कारक देखना है, कार्बोनेट का संयुक्ता कारक कितना होगा? 2, क्योंकि 2 आवेश है। फॉस्फेट पे कितना आवेश है? 3, तो संयुक्ता कारक 3। सल्फेट पे कितना आवेश? 2, तो संयुक्ता कारक कितना बच्चों? 2। मैग्नीशियम पे कितना आवेश है? 2, तो संयुक्ता कारक कितना होगा बच्चों? 2। एल्यूमिनियम पे कितना आवेश? 3, तो संयुक्ता कारक कितना बच्चों? 3। चलिए अब हम लोग तत्वों के अंदर संयुक्ता कारक निकालते हैं, है ना। तो तत्वों के अंदर जो संयुक्ता कारक निकालने का तरीका होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए सोडियम दिया है या मैग्नीशियम दिया है या एल्यूमिनियम है, कोई भी तत्व दिया है, तो क्या करना है, उस तत्व का जो संयोजकता होगा तो वही उस तत्व का संयोजकता कारक होगा, है ना। तो तत्वों का जो संयोजकता कारक होता है बच्चों, संयोजकता कारक जो होता है वो क्या होता है? उसकी संयोजकता होता है बच्चों, है ना। जैसे जैसे बहुत सारे तत्व मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ना, सिलिकॉन है, कोई भी है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। संयुक्ता कारक कितना होगा सोडियम का? संयुक्ता सोडियम का 1 होता है इसलिए संयुक्ता कारक 1। मैग्नीशियम का संयुक्ता 2 इसलिए संयुक्ता कारक 2। एल्यूमिनियम की संयुक्ता 3 होती है इसलिए संयुक्ता कारक बच्चों 3। सिलिकॉन की संयुक्ता 4 होती है इसलिए संयुक्ता कारक कितना हो जाएगा? 4। तो जितना जिसका संयोजकता होगा तत्व का वही उसका संयोजकता कारक होगा। तो बच्चों अब आपने संयोजकता कारक निकालना सीख लिया, अणुभार आप लोग निकाल लेंगे, तो अणुभार में संयोजकता कारक से भाग देंगे तो आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब जो प्रश्न देगा बच्चों, प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान आपको देगा, तुल्यांकी भार आपने निकालना सीख लिया, और विलयन के आयतन भी प्रश्न में देता है, तो आयतन को भाग देकर के आप लोग यहां से नॉर्मलता निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको नॉर्मलता समझ में आ गया है। तो चलिए बच्चों अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं मोललता। अगला सांद्रता का पद है मोललता, जिसे अपन लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोललता के बारे में।
ललता। बच्चों इसे अपन लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा मोललता में क्या होता है। आप लोग 1 किलोग्राम विलायक लेंगे, विलायक के तौर पे चाहे आप बेंजीन ले लीजिए, चाहे आप पानी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक लेकर के उसमें कोई विलेय मिला करके उसको विलयन तैयार करना है। 1 किलोग्राम विलायक, जो भी विलयन होना चाहिए उस विलयन में 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए। और अब उस विलयन के अंदर आप विलेय के मोल चेक करिए। तो आप क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल मोललता कहलाती है। मतलब ऐसा विलयन है जिसमें विलायक 1 किलोग्राम है और वही उसमें विलेय का मोल चेक करना है बच्चों, वही मोललता कहलाएगी, है ना। तो डिफिनीशन क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल मोललता कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल मोललता कहलाती है। इसे अपन लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा, मोललता का सूत्र क्या होगा, स्मॉल m बराबर क्या होगा बच्चों, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो मोललता बराबर क्या होगा बच्चों, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। बच्चों ये जो द्रव्यमान होना चाहिए विलायक का, वो किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप लोग विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कर देंगे तो जो विलेय का मोल होगा वही मोललता के बराबर होगा। क्लियर है। तो देखिएगा बच्चों, आगे क्या लिख सकते हैं, मोल को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, मोल को लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे अणुभार। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय के मोल को क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे द्रव्यमान विलायक का नीचे है तो 1 बटे विलायक का द्रव्यमान, W से प्रदर्शित कर रहा हूं विलायक के द्रव्यमान को, किसमें होना चाहिए बच्चों, किलोग्राम में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोग को द्रव्यमान विलायक का ग्राम में दिया है तो क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों, ग्राम में। ठीक है, तो ये बना आपका मोललता का सूत्र। तो चलिए देखिएगा बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोललता जो होती है बच्चों वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है आदर्श गैस समीकरण PV = nRT है ना बच्चों। ताप किस पे निर्भर करता है, दाब और आयतन पर और मोल पर, है ना। तो ताप जो होता है बच्चों वो आयतन के समानुपाती होता है, बट मोललता के सूत्र में तो आयतन है ही नहीं, है ना। मोललता के सूत्र में कहां आयतन दिख रहा है, वो तो सिर्फ मोलरता और नॉर्मलता के सूत्र में आता है। तो बच्चों जो मोललता होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो अभी और भी सांद्रता के पद हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, बट मोललता से स्टार्ट हो गया ताप पर निर्भर नहीं करना। मतलब एक जम्मू कश्मीर में आप एक विलयन तैयार करिए चीनी और पानी को लेकर के, और एक आप जहां पे हैं वहां पे एक विलयन तैयार करिए बच्चों, दोनों जगह मोललता समान आएगा। ठीक है, क्योंकि ताप का कोई लफड़ा ही नहीं है, दोनों में मोललता जब आप लोग निकालेंगे समान आएगा। लेकिन बच्चों अगर मोलरता और नॉर्मलता निकालेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में हो सकता है ताप कम रहे और जहां पे आप लोग हैं वहां पे ताप ज्यादा रहे। तो बच्चों जहां पे नॉर्मलता और मोलरता अगर आप लोग निकालेंगे तो जहां पे ताप कम है, जहां पे ताप
कम है, तो ताप कम होगा, आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा तो सांद्रता ज्यादा होगा। तो बच्चों जम्मू कश्मीर में मोलरता और नॉर्मलता का मान ज्यादा आएगा, लेकिन जहां पे आप लोग हैं वहां पे अगर ताप ज्यादा है तो सांद्रता कम हो जाएगी। क्योंकि बच्चों, तो मैं यहां पे नोट पॉइंट लिख सकता हूं, यहां पे नोट पॉइंट लिख सकता हूं, नोट पॉइंट ये लिख सकते हैं बच्चों कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। और ये अच्छी बात है, ताप पर निर्भर ना करे, नहीं तो एक ही विलयन का अलग अलग मान, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान, ये अच्छी बात नहीं है। तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यह सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई है, सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई है। परंतु नॉर्मलता, मोलरता ताप पर निर्भर करते हैं बच्चों, ताप पर निर्भर करते हैं। और देखिएगा किस तरीके से निर्भर करते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा बच्चों तो नॉर्मलता हो चाहे मोलरता हो दोनों घट जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने से नॉर्मलता और मोलरता का मान घट जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था मोललता के बारे में पॉइंट्स, मुझे लगता समझ में आ गया है ना। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं मोल प्रभाज, सांद्रता का अगला पद मोल प्रभाज है ना। मोल प्रभाज आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 3 भाई बहन हैं, ठीक, 3 भाई बहन हैं, और घर में एक सेब आया, तो बच्चों अगर मम्मी बांटेंगी उस सेब को तो आपको कितना मिलेगा? जनरली आप बताइए, सोच के बताइएगा। 1/3 तो मिलेगा, मतलब टुकड़ा कितना? 1 मिला। कितने भागों में बटो? कितने भागों में बटा? 3 में। तो मिला कितना आपको? स्पेशली एक को कितना मिला? 1/3 मिला। तो मम्मी भी बच्चों मोल प्रभाज ही बचपन में पढ़ाती हैं, और अभी भी मोल प्रभाज ही आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? मोल प्रभाज, इसे अपन लोग बच्चों एक्स से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा क्या होता है, मोलों का अनुपात, किसी भी 2 मोलों का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो वो दो, किसी भी जो 2 मोल बोल रहा हूं वो 2 मोल कौन से होने चाहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, मैंने विलयन में आपको पता है 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय लिया, और क्या होता बच्चों? विलायक होता है। विलयन में 2 ही तो घटक होता है यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विलयन में 2 घटक होता है, एक विलेय और एक विलायक, 2 ही घटक तो होते हैं। अब देखिएगा, विलेय के मोल को मैं NB से लिख रहा हूं बच्चों, अलग अलग लिखने के लिए, और इसके मोल को मैं Na से लिख रहा हूं। विलेय के मोल को NB से और विलायक के मोल को Na से लिख रहा हूं बच्चों। और भी लोग होंगे तो NC ND जो भी है। तो बच्चों जिसका भी, मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, XB निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज XB है ना, क्योंकि विलेय को मैं BB बताऊंगा और विलायक को हमेशा A ही दिखाऊंगा, A से। जैसे विलायक का मोल Na, विलायक का द्रव्यमान Ma है ना, विलायक का दाब Pa, तो जो भी है A से दिखाऊंगा, और विलेय को किससे? B से। विलेय का मोल NB, विलेय का मोल प्रभाज XB, विलेय का वाष्प दाब PB है ना। तो देखिएगा, अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसको कितना मिला? उसका कितना मोल है बच्चों? NB मोल है। विलेय का मोल है NB, और कुल मोल कितना है? NB और Na, तो बटे NB प्लस Na। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। और भी लोग होंगे तो और भी लोगों को जोड़ देंगे।
अच्छा बताइएगा, अगर मान लीजिए विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? विलायक का मोल बटे कुल मोल, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो ये विलेय का मोल है बच्चों और ये विलायक का मोल है। तो मोल प्रभाज का क्या डिफिनीशन होगा? विलेय या विलायक, विलेय या विलायक तथा विलयन के मोलों का अनुपात, विलयन के मोलों का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? मोल प्रभाज कहलाता है। विलेय तथा विलायक, विलेय या विलायक तथा विलयन के मोल प्रभाजों का अनुपात, आपने विलेय लिया बटे विलयन लिया, आपने विलायक लिया बटे विलयन लिया, का अनुपात आपने देखा मोल प्रभाज आ गया बच्चों, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर मैं अनुपात ले रहा हूं, किसी भी दो मोल प्रभाजों का अनुपात देखते हैं क्या निकल के आता है ना। तो मोल प्रभाज का अनुपात देखते हैं क्या होता बच्चों। मान लीजिए मैंने विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज किया, XB बटे XA किया, तो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है XB का मान कितना है? NB बटे NB प्लस NA, है ना। और विलायक का मोल प्रभाज कितना है? NA बटे NB प्लस NA। NB प्लस NA से NB प्लस NA कैंसिल हो गया, तो क्या देखने को मिला आपको? विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल बटे विलायक का मोल। तो मैं क्या बोल सकता हूं? किसी भी विलयन में उपस्थित दो घटकों का मोल प्रभाज उन्हीं घटकों के मोलों के अनुपात के बराबर होता है। मोल प्रभाजों का अनुपात और मोलों का अनुपात क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो लिख सकते हैं पॉइंट क्या बना? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित दो घटकों के मोल प्रभाज का अनुपात, मोल प्रभाजों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात के बराबर होता है। मोलों के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित दो घटकों के मोल प्रभाजों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों आपने दो घटक के मोल प्रभाजों का अनुपात लिया और मोलों का अनुपात देख रहे हैं बराबर हो गया। एक पॉइंट और देखते हैं मोल प्रभाज में, अगर मैं जितने भी घटक हैं सभी के मोल प्रभाजों को अगर मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं। XB प्लस XA, अगर और भी लोग हैं तो उनको भी जोड़ दीजिए। तो अगर मैं मोल प्रभाजों को जोड़ दूं, XB प्लस XA कर दूं, अगर मान लीजिए विलयन में दो घटक हैं XA XB, तो सिर्फ दो को जोड़ा, और लोग होंगे तो डॉट 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 से जोड़ दें, डॉट 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 कर दे बच्चों। तो मोल प्रभाजों का अनुपात देखिएगा, XB कितना है बच्चों? NB बटे NB प्लस NA, और XA कितना है? XA कितना है? NA बटे NA प्लस NB। अगर XC होता तो NC बटे टोटल आ जाता, है ना। तो आप देखेंगे हर नीचे बराबर है, और अगर हर नीचे बराबर है बच्चों तो डायरेक्ट ऊपर ऐड हो जाएगा, जोड़ जाएगा, और अगर जुड़ गया तो नीचे भी NB प्लस NA और ऊपर भी NB प्लस NA कैंसिल हो जाएगा, और कितने के बराबर होगा बच्चों? 1 के बराबर होगा। तो किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बना बच्चों? किसी
विलयन में उपस्थित सभी घटक, तो सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका मोल प्रभाज के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। मुझे लगता है मोल प्रभाज के बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे अपन लोग W/W% से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत को अपन लोग W/W से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो किसी भी विलयन के लिए W/W कैसे निकालते हैं बच्चों, वो देखने जा रहे हैं। W/W% इक्वल टू, ऊपर भी द्रव्यमान है बच्चों, नीचे भी द्रव्यमान है, लेकिन जो ऊपर द्रव्यमान रहेगा वो विलेय का रहेगा। तो आप लोग इसे लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और बच्चों ये द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहेगा, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का, ऊपर विलेय और नीचे विलयन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। और बच्चों ये विलयन का जो द्रव्यमान रहेगा ये भी किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा, है ना। तो किसी भी विलयन का W/W अगर परसेंट आपको निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 से आप गुणा करेंगे, क्योंकि बच्चों यहां प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत अपन लोग निकालते हैं। ठीक, अब यहां पे एक एग्जांपल देने जा रहा हूं बच्चों, और उस एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वही देखने को मिलेगा। मान लीजिए दिया है 49% W/W H2SO4, 49% W/W H2SO4। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा बच्चों। ये W/W परसेंट कितना है? 49%। यहां 49 कब आया रहा होगा? आप सोचिए, यहां 49 कब आया रहा होगा? जब नीचे विलयन का द्रव्यमान कितना रहा हो? 100 से 100 तभी खत्म हो जाएगा। और ऊपर कितना रहे? विलय का द्रव्यमान कितना? 49। अगर ऊपर 49 कर दिया जाए और नीचे 100 कर दिया जाए तो 100 से 100 कैंसिल, तो W/W प्रतिशत कितना आ जाएगा? 49% आ जाएगा। हाँ, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं बच्चों कि 49 ग्राम H2SO4 जो किस तरीके से व्यवहार करेगा? विलेय की भांति व्यवहार करेगा। ओके, तो 49 ग्राम H2SO4 या विलेय कितने विलयन में? 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अब देखिएगा बच्चों, आपको विलयन का द्रव्यमान दे दिया है 100 ग्राम, और उसमें विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 49 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, उसमें विलेय कितना है? 49 ग्राम, है ना। तो अगर 100 में से 49 हटा दिया जाए तो बाकी विलायक तो हुआ ना यार, क्योंकि विलयन में से विलेय हटाएंगे तो बाकी बचा विलायक। तो विलायक कितना होगा? 51 ग्राम। तो आप लोग इसको अथवा करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि 49 ग्राम H2SO4 जो विलेय की भांति व्यवहार करेगा, 51 ग्राम विलायक में उपस्थित है, 51 ग्राम विलायक में उपस्थित है। ठीक है, तो ये है बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। तो किसी भी विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। जैसे
मान लीजिए आपको दे दिया 50% HCl, W/W HCl, तो आप बोलेंगे 50 ग्राम HCl 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है ना। तो मतलब जितना परसेंट W/W दिया जाए उतना ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में हमेशा रहेगा, और 100 में से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान आपको पता चल जाएगा। अगला है बच्चों आयतन आयतन प्रतिशत। चलिए इसी में हम लोग आयतन आयतन प्रतिशत भी समझ लेते हैं। जिस भी विलयन का आपको आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, एकदम सेम टू सेम कॉपी करना, जैसे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े हैं उसी तरीके से आयतन आयतन प्रतिशत, है ना। तो किसी भी विलयन का अगर आयतन आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और दोनों का आयतन बच्चों आपको मिलीलीटर में रखना है गुणे 100, है ना। जैसे एग्जांपल 49% आयतन बटे आयतन H2SO4 दिया है, V/V H2SO4 दिया है, तो क्या करेंगे 49 मिलीलीटर H2SO4, क्योंकि 49% कब आया रहा होगा बच्चों, यहां 49 कब आएगा, जब यहां विलेय का आयतन कितना ml कर दिया जाए 49, और विलयन का आयतन कितना कर दिया जाए 100, तो 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 49%। तो 49% V/V H2SO4 का मतलब ये है बच्चों कि 49 ml H2SO4, जितना प्रतिशत उतना ml समझ लीजिए विलेय दिया है 100 ml विलयन में, ठीक है। तो 49% V/V, इसका मतलब है 49 ml H2SO4 उपस्थित है 100 ml विलयन में। क्लियर है। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, विलयन कितना है 100 ml, विलेय कितना है 49 ml, तो विलायक कितना होगा 51 ml। तो इसमें आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49 ml H2SO4 51 ml विलायक में उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया आयतन आयतन प्रतिशत। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, कौन सा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे अपन लोग प्रदर्शित करते हैं W/V%, है ना। किसी भी विलयन के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं, W/V% इक्वल टू बच्चों, ऊपर क्या है द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान लेंगे, विलेय का। विलेय हमेशा ऊपर रखेंगे और विलयन हमेशा नीचे। तो इस बार बच्चों W ऊपर है, मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें बच्चों, ग्राम में, बटे आयतन नीचे है तो क्या लेते हैं आयतन किसका, विलयन का, विलयन का आयतन किसमें बच्चों, मिलीलीटर में, और गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे उदाहरण 23% W/V एथिल एल्कोहल, ठीक है, 23% W/V एथिल एल्कोहल, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों। अच्छा बताइए ये W/V 23% कैसे आया रहा होगा, जब आप लोग विलेय का द्रव्यमान यहां कितना कर दें 23 ग्राम, और नीचे कितना कर दें 100, और नीचे किस में रखते हैं ml में, 100 ml, 100 से 100 कैंसिल, तो 23% W/V आ जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 23 ग्राम एथिल एल्कोहल, 23 ग्राम एथिल एल्कोहल, क्योंकि एथिल एल्कोहल बच्चों क्या इसमें विलेय है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। कितने ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित है। आप लोग ऐसे मत इस बार कर दीजिएगा कि 100 में से 23 घटा दीजिएगा, नहीं बच्चों, आयतन में से द्रव्यमान नहीं घटाएंगे, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। हां, अगर यहां पे विलयन का घनत्व तो दिया होता तो आपको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन,
तो घनत्व और आयतन को गुणा करके आप लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो विलयन का द्रव्यमान पता चल जाता। तब जाकर के उस विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटाते, तब विलायक का द्रव्यमान पता चलता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 में से 23 घटा करके विलायक नीचे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान में से द्रव्यमान घटाया जा सकता है, आयतन में से द्रव्यमान नहीं घटाया जा सकता, ठीक है। तो चलिए अगला है बच्चों पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति विलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm, है ना। किसी भी विलयन का सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में तब निकालते हैं जब उसमें विलेय बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो। बहुत सूक्ष्म मात्रा में विलेय अगर है तब जाकर के वहां पे सांद्रता आप पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति विलियन का उपयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि पार्ट्स प्रति मिलियन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों किसी भी विलयन के लिए पार्ट्स प्रति मिलियन जो ppm होता है वो होता है, नीचे के ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय, विलेय का द्रव्यमान या आयतन। अगर द्रव्यमान लेंगे तो बच्चों ग्राम में लेंगे, आयतन भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आयतन लेंगे तो किस में लेंगे, मिलीलीटर में, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान किस में लेंगे बच्चों, ग्राम में। या आयतन भी आप लोग ले सकते हैं, और आयतन किस में लेंगे, मिलीलीटर में। मतलब आप लोग बोल सकते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, या विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, या विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। मतलब W बटे W या V बटे V या W बटे V हो सकता है, लेकिन 100 से गुणा नहीं करेंगे बच्चों। यहां पे 10 की घाते 6 से गुणा करेंगे, तब जाकर के पार्ट्स प्रति मिलियन हो जाएगा। अगर आप लोग बच्चों यहां 100 से गुणा कर देंगे तब तो वो द्रव्यमान प्रतिशत हो सकता है, या आयतन प्रतिशत, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अगर 10 घात 6 से गुणा कर देंगे तो वही द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पार्ट्स प्रति मिलियन में बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगला है सांद्रता का पद पार्ट्स प्रति विलियन। देखिएगा जैसे पार्ट्स प्रति मिलियन नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम पार्ट्स प्रति विलियन भी होता है। पार्ट्स प्रति विलियन अगर निकालना बच्चों, सीवी विलियन के लिए अगर आपको सांद्रता पार्ट्स प्रति विलियन निकालना बच्चों, तो वो कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, या विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, या विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। मतलब W बटे W या V बटे V या W बटे V, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों वहां पे 10 घात 6 से गुणा ना करके यहां पे गुणा अपन लोग करेंगे 10 घात 9 से। कितने से, 10 घात 9 से गुणा करेंगे। तो किसी भी विलयन के लिए ppb निकालना है तो निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 घात 9, या विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 10 घात 9, या विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 10 घात 9। तो इस तरीके से पार्ट्स प्रति विलयन निकालते हैं। अगला है बच्चों सामर्थ्य, और यही अंतिम सांद्रता का पद है, ठीक है। कौन सा बच्चों, सामर्थ्य। इसे अपन लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा बच्चों, सामर्थ्य किसे कहते हैं। आपको 1 लीटर विलयन तैयार करना है, उसमें आपको विलेय का द्रव्यमान चेक करना है। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान सामर्थ्य कहलाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान सामर्थ्य कहलाता है ना बच्चों। यस इक्वल टू क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, ये द्रव्यमान किस में होगा बच्चों, ग्राम में, और ये आयतन किस में होगा, लीटर में। ठीक है, तो ये सामर्थ्य बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। द्रव्यमान को बच्चों यहां से W से प्रदर्शित कर रहा हूं, विलेय के द्रव्यमान को, और आयतन को V से, तो W बटे V। यस बराबर होता है W बटे V। एक सूत्र और भी हो सकता है बच्चों, S बराबर W बटे V, मैंने ऊपर नीचे तुल्यांकी भार से गुणा किया और भाग किया। आपको पता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे 1 बटे विलयन का आयतन, इसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों नॉर्मलता। क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। तो क्या हो जाएगा अगला सूत्र, यस बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। ये था बच्चों सांद्रता का अंतिम पद। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सांद्रता में मोलरता के बारे में सीखा, नॉर्मलता के बारे में सीखा, मोललता के बारे में सीखा, मोल प्रभाज, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति विलियन, और सामर्थ्य के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।